Dear students, in the previous lecture, that is the first lecture of our chapter, Cell, the Unit of Life, we have discussed that what is a cell, and we discussed mainly that cell is known to be the structural and the functional unit of life. The cell is known to be the structural unit of life. क्यों उसे हम structural unit कहते हैं? उसे हम structural unit इसीलिए कहते हैं क्योंकि cell जो है that is a building block for an organism. मतलब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास होते हैं कई ऑर्गन्स होते हैं, कई टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. पर ये टिश्यूज बनते किस में से हैं? सो टिश्यूज आर एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ सेल्स, दैट इज सेल्स यूनाइट टू फॉर्म द टिश्यूज. तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या तो कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. In the case we also said that the cell is the functional unit of life. सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है थ्रू द सेल. मतलब लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल. एक ही सेल से लाइफ स्टार्ट होती है और वो जो सेल से लाइफ स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं जाइगोट. और इस जाइगोट के कांस्टेंट डिवीजन से बनता है पूरा बॉडी. तो इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट कहते हैं. सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के साथ होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स. पर ये ऑर्गेनल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. दो सेल की एक्टिविटी कौन सी है? जो ऑर्गेनल्स काम करते हैं वही सेल की एक्टिविटी है. पर ऑर्गेनल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता जबकि सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. एंड अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, they also ensure that they have an ability to perform all the function on its own and they exhibit independent existence. तो ये दो की पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. that a single cell has an independent existence and a single cell is able to perform all the functions, that is whether it is respiration, whether it is metabolism, whether it is digestion. हर एक एक्टिविटी कौन कर सकता है? एक सिंगल सेल. तो ये हमने बात की थी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. हमने और एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है वो जेनसन ने डिस्कवर किया था और उसके बाद गैलीलियो और रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में कई सारे मॉडिफिकेशंस किए थे. आफ्टर ऑल दिस मॉडिफिकेशंस वी ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? फ्रॉम एन ओक ट्री ही टुक अ स्लाइस फ्रॉम द कॉर्क पार्ट ऑफ द ओक ट्री. और इस कॉर्क पार्ट मतलब ओक ट्री का जो कॉर्क पार्ट था उसका थिन सेक्शन लेके उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसे क्या देखने को मिला? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर. मतलब हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें बाहर की तरफ वॉल्स थे और अंदर उसने कहा कि एम्प्टी स्पेसेस थे और उसने यहाँ पे नाम क्या दे दिया? सेल्यूले. द वर्ड यूज्ड फॉर दैट वाज सेल्यूले. क्योंकि उस टाइम पे ना तो इतने अच्छे माइक्रोस्कोप थे और ना ही सेल की स्टडी पहले किसी ने की थी. एंड देयरफॉर ही यूज्ड द वर्ड सेल्यूले कि ये कोई कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है और बीच में एम्प्टी स्पेसेस है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे ही तीन रिसर्चर्स की. तो सबसे पहले रिसर्चर थे रॉबर्ट हुक. Robert Hooke was the first one to observe the cell, but he named it as cellulae, or he observed the cells from the cork part of the oak tree. Cell walls enclosing spaces. उसने क्या देखा कि बाहर की तरफ कुछ वॉल है या कंपार्टमेंट है और अंदर की तरफ एम्प्टी स्पेसेस है. ये स्पेसेस के अंदर क्या था वो उस टाइम पे उसे क्लियर नहीं पता था. Then comes the most important researcher जिसने कई सारे living cells भी observe किए थे and that was Anton van Leeuwenhoek. I repeat the word Anton van Leeuwenhoek. इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे कई सारे सेल्स. मतलब
he observed and he described a free living cell and mainly he observed different types of bacteria. उसने अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स देखे थे, उसने प्रोटोजोवन सेल्स देखे थे जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, आप जानते हो वो किस में आते हैं, प्रोटोजोवंस में। तो प्रोटोजोवंस देखे थे। स्पर्मेटोजोवा मतलब स्पर्म सेल्स, जो ह्यूमन स्पर्म सेल होता है वो भी ऑब्जर्व किया था, एंड रेड ब्लड सेल। इसके अलावा उसने कई सारे ऐसे सेल्स ऑब्जर्व किए थे एंड ही हैज गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ all the types of cells he had observed, and he saw that humans contain more than 200 different types of cells. हमारी बॉडी में 200 जितने अलग अलग तरह के सेल है और हर एक जो सेल है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट ईच सेल हैज न्यूक्लियस, ईच सेल हैज ऑर्गेनल्स, हाउएवर सबके फंक्शंस थोड़े अलग रहते हैं। फिर आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन, द थर्ड रिसर्चर। Robert Brown in the year 1831, he has given a major discovery that was the presence of the nucleus. उसने सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया था that सेल जो होता है उसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता, एम्प्टी स्पेस के अंदर there is presence of the nucleus and this was observed in which plant? ऑर्किड रूट, क्योंकि उसने ऑर्किड के रूट सेल्स ऑब्जर्व किए थे और उसमें उसने सबसे पहली बार क्या देखा? न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट याद रखने हैं। सबसे पहले एक आ जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल्यूले मतलब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर सेपरेटेड बाय सेल वॉल्स और अंदर एम्प्टी स्पेसेस। फिर आ जाता है एंटनी वैन ल्यूएनहॉक। एंटनी वैन ल्यूएनहॉक ने देखा था क्या? He has observed different types of living cells, bacteria, protozoa, spermatozoa, RBCs. फिर आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन और इसने क्या देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था दैट सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीजें, दिस ऑल थिंग्स वेर बीन स्टडीड only after development of better microscopes so that they can observe all these things in detail. अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी पे और वो है सेल थियरी। सेल थियरी, सेल थियरी जो है वो मेनली 2 रिसर्चर्स ने दिया है इन द ईयर 1838। In the year 1838, there were 2 major researchers who have given the cell theory. The first researcher is known as Matthias Claden. The name is Matthias Claden. And the second researcher was Theodore Schwann. तो Matthias Claden और Theodore Schwann इन दोनों ने साथ में सेल थियरी प्रपोज की है। तो पहले हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ Matthias Claden. Matthias Claden was a German botanist and botanist is the one who observes different types of plant cells. तो उसने क्या किया? He observed different types of plants and he said that plants जो होते हैं उसमें कई तरह के cells होते हैं। मतलब he observed a large number of plants and said that plants are composed of different kind of cells. मतलब प्लांट जो होता है जब उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं कोई भी पार्ट का, लीफ का, स्टेम का, रूट का, तो उसमें कई तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं और ये जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किसमें होते हैं? इनटू टिश्यूज। तो ये सबसे पहले किसने कहा? मैथियस क्लीडन ने। मैथियस क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है और उसने क्या ऑब्जर्व किया था? प्लांट सेल्स। एंड ही सेड दैट प्लांट्स जो होते हैं उसमें कई तरह के प्लांट सेल्स होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं प्लांट टिश्यूज। फिर आता है नेक्स्ट रिसर्चर दैट इज थियोडोर स्क्वान। अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम मतलब नियरली 1838 में ही थियोडोर स्क्वान जो है वो एक जूलॉजिस्ट है और ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और उसने क्या देखा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। मतलब मैथियस क्लीडन ने प्लांट सेल्स ऑब्जर्व किए थे और थियोडोर स्क्वान ने अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स ऑब्जर्व किए थे, पर उसने देखा दैट एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर होता है और ये सिंगल लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स वो तो अब नाम दिया गया है, उस टाइम पे उसे नहीं पता था दैट
इट इज हैविंग अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर उसने सिर्फ ऐसा कहा कि एनिमल सेल्स के सराउंडिंग सिर्फ एक ही लेयर है और वो लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज नाउ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने ये भी कंक्लूड किया था कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें एक थिक लेयर होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल। मतलब सेल वॉल is a characteristic which is unique to only plant cells। मतलब प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था दैट प्लांट सेल्स आर हैविंग सेल वॉल whereas animal cells are having the plasma membrane only, they do not have cell wall। तो ये एक contribution दिया था and on the basis of all these points the cell theory proposes that, मतलब सेल थियोरी के अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट, all organisms are made up of cell and cellular products। हर एक ऑर्गेनिज्म, whether it is human or whether it is plant or whether it is any animal, हर एक ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट से बना गया है। सेकेंड थिंग, cell is the structural and functional unit of life, that was also stated under cell theory, जो हम commonly बोलते ही हैं कि सेल जो है वो structural unit भी है और functional unit भी है। और third thing, activities of the organism are sum total of activities and interaction of the constituent cell। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी, पर डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी करता कौन है, सेल्स जो है वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। तो अल्टीमेट वर्क कौन कर रहा है, सेल्स कर रहे हैं, राइट। तभी तो हमारे पास टिश्यूज है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो एक्चुअली एक्टिविटी किसकी है, हर एक इंडिविजुअल सेल की, बट सेल्स आर गोइंग टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, तभी तो बनते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है सेल थियरी में। पहली चीज कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट्स के। सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया है, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और थर्ड, एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म की है वो एक्चुअली क्या है, सम टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। लास्टली ये चीज इंपॉर्टेंट है जाननी दैट वायरसेस को सेल थियरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वायरसेस सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स होते नहीं है। वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं और बॉडी के अंदर जाने पर वो डिवाइड होने लगते हैं और उसमें कोई भी सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से वायरसेस आर नोन टू बी एन एक्सेप्शन टू द सेल थियरी। सेल थियरी का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, सेल थियरी में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया था दैट हाउ न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, मतलब नए सेल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में सेल थियरी में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इसीलिए इन द ईयर 1855 एक दूसरा रिसर्चर था जिसे कहते हैं रुडोल्फ वर्चाउ, और रुडोल्फ वर्चाउ ने सबसे पहली बार ये बताया दैट न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब हम ये पॉइंट भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हमने बात की ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल थियरी। हमने डिस्कस किया दैट सेल थियरी वाज पोस्टुलेटेड बाय टू रिसर्चर्स दैट इज स्क्लीडन एंड स्क्वान। तो सेल थियरी दी थी स्क्लीडन एंड स्क्वान में, जिसमें उन्होंने दो पॉइंट मेंशन किए थे दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंडली इट वाज मेंशन्ड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया था दैट the activity of the organism is actually the activity of the cells which is being performed by their interaction। तो ये तीन चीजें ऑलरेडी स्क्लीडन एंड स्क्वान ने सेल थियरी में दे दी थी, बट सेल थियरी का सिर्फ एक ही पॉइंट लैकिंग था दैट
सेल थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, मतलब नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन सेल थियरी में दिया नहीं था. And therefore there was another researcher who has explained that how the new cells form. So this researcher was Rudolf Virchow. Rudolf Virchow in the year 1855 has mentioned that the cell divides. Initially the cell is going to divide, and so the new cells are formed from the pre-existing cells. मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है उसी के डिवीजन से बनता है नया सेल. ठीक है, तो जैसे कि एक सेल है जाइगोट, उसके डिवीजन से दूसरे सेल बनते हैं, उसके डिवीजन से और सेल्स बनते हैं, सो ऑन. इट फॉर्म्स अ होल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और इट फॉर्म्स अ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो वैसे ही रुडोल्फ वर्शाव ने सेल थियरी को थोड़ा मॉडिफाई किया था, और अकॉर्डिंग टू हिम द सेल थियरी दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स. मतलब सबसे पहला तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकेंड, all organisms are made up of cellular products. And the third point that was mentioned was that the new cells develop from the pre-existing cells. मतलब already existing cells के cell division से नया cell बनता है. और उसमें उसने जो word use किया था that was omnis cellulae is cellula. Omnis cellulae is cellula means new cells develop from pre-existing cells. So according to Rudolf Virchow, the cell theory was later modified. पर अगर आपको सेल थियरी पूछी जाए तो आपको मेनली 2 ही साइंटिस्ट पहले लिखने हैं, दैट इज क्लीडन एंड स्क्वान, और फिर आपको मेंशन करना है दैट इट वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्शाव एंड ही आल्सो स्टेटेड दैट न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ओवरव्यू ऑफ सेल. नाउ ओवरव्यू ऑफ सेल, तो इसके बारे में आपने कई सारी चीजें पहले पढ़ी ही होगी कि सेल जो होता है उसमें क्या होता है, सेल का कंपोजिशन क्या है, पर हम यहाँ पे एक और बार इन ब्रीफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट सेल्स हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड आउटर बाउंड्री विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन. मतलब प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होता है वो होता है सेल वॉल. प्लांट सेल्स में सबसे बाहर का जो लेयर होता है सेल का वो होता है सेल वॉल. और सेल वॉल किसे एनक्लोज करता है, तो सेल वॉल के नीचे आ जाता है सेल मेम्ब्रेन. इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट प्लांट सेल्स हैव द आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड सेल वॉल एंड इनसाइड द सेल वॉल देयर विल बी सेल मेम्ब्रेन. Whereas the animal cells जो होते हैं they have only cell membrane as the outermost layer. मतलब animal cells में cell wall नहीं है, तो उसमें outermost layer का काम कौन करता है, cell membrane. तो cell membrane जो है वो यहाँ पे outermost layer है. तो पहला पॉइंट हमें ये पता चलता है कि सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. मतलब प्लांट सेल्स जो होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है देन द एनिमल सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है. पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है. वेदर इट इज प्लांट सेल दे ऑल्सो हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इफ इट इज एनिमल सेल देन ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. But outermost layer of the plant cell will be cell wall. But outermost layer of animal cell will be cell membrane, or you can say plasma membrane. Next, inside each cell, cell के अंदर there is presence of a dense membrane bound structure called nucleus. मतलब सेल जो है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड डेंस एक स्ट्रक्चर है, और वो जो डेंस स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस है इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स दैट इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल. ये हमें पता है कि सेल्स जो होते हैं उसमें होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स. और ये जो क्रोमोसोम्स है वो नथिंग बट इट इज योर जेनेटिक मटीरियल डीएनए. डीएनए जब टाइटली कॉइल हो जाता है, और वो जो डायग्राम हम देखते हैं दैट एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में
10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं क्रोमोसोम। पर क्रोमोसोम कंटेन्स व्हाट? क्रोमोसोम्स आर द डीएनए एंड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। बट क्या सारे सेल्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है? नहीं। तो बेस्ड ऑन presence of well developed nucleus or absence of a well developed nucleus, we divide the cells into two major categories, that is prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic और eukaryotic cells हम किसके बेसिस पे कहते हैं? We say it on the basis of the type of nucleus present. If the nucleus does not have any membrane bound, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है प्रिसाइज, तो वो सेल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस तो है पर उसके सराउंडिंग एक प्रॉपरली डेवलप्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने दो सेल्स बता दिए, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल कौन से टाइप का हो सकता है? तो यूकैरियोटिक सेल में आ जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आता है? बैक्टीरियल सेल्स। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। पर जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। दूसरी चीज, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल they contain a fluid matrix called cytoplasm। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो या तो यूकैरियोटिक सेल हो, पर मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? पूरी एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है। और वो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स को हम क्या यूज करते हैं? टर्म साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a fluid filled matrix present inside the whole cell। ये प्रोकैरियोटिक सेल हो तो भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल हो तो भी प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे दोनों सेल्स में डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेजर एरिया है फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। सो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर मेन एरेना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक्टिविटी मतलब क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसी साइट है जहां पे सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनल्स में नहीं होता, बट most of the activities take place in the cytoplasm and then some activities also take place in the particular organelles। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स, और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स जिसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन है और ऐसे ऑर्गेनल्स जिसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? यूकैरियोटिक सेल की। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके सराउंडिंग एक बाउंड्री होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। फिर आप देख सकते हो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, vacuoles, these all are membrane bound organelles। और membrane bound organelles किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट है तो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। मतलब सराउंडिंग में अगर लेयर हो, कोई मेम्ब्रेन हो,
तो उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। जबकि ऐसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके कोई मेम्ब्रेन सराउंडिंग नहीं होता, जैसे कि राइबोसोम्स। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, पर राइबोसोम इज एक्सेप्शनल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो स्टूडेंट्स, ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको कितनी चीजें याद रखनी है? सबसे पहली कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होता है। एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब प्लांट सेल्स में बाहर की तरफ 2 लेयर, सेल वॉल और अंदर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में सिर्फ एक लेयर, और वो कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द सेल्स में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं? 2 तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब उसके सराउंडिंग कोई बाउंड्री नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और ये साइटोप्लाज्म मेजर एरिया है सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज का। साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि ईआर, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो सिर्फ किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दोनों में होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। तो यहाँ पे याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। We are discussing the overview of cell, and we discussed that the plant cells have cell wall as well as cell membrane, whereas animal cells have only cell membrane. Both plant and animal cells belong to eukaryotic cells because they have a well developed membrane bound nucleus, whereas bacteria and some other organisms are included in the prokaryotic cells, and prokaryotes do not have very well developed nucleus, and therefore they have a primitive type of nucleus, not a membrane bound nucleus. We also discussed that all eukaryotic cells are going to have several membrane bound organelles. मतलब eukaryotic cells में membrane bound organelles होते हैं, और ये जो membrane bound organelles है उसमें ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। पर हमने एक और बात की थी कि एक ऐसा भी ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब उसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, और ये ना ही सिर्फ यूकैरियोटिक पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलता है। तो वो ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनल हैं जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब बाहर कोई बाउंड्री या कोई मेम्ब्रेन उनके सराउंडिंग होती नहीं है, और ऐसा ही ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स थोड़े अलग होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक राइबोसोम्स। पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, बट विद साइटोप्लाज्म दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड सम ऑर्गेनल्स, मतलब ऐसे दूसरे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब राइबोसोम्स 2 जगह पे प्रेजेंट हुए, एक तो साइटोप्लाज्म में भी और दूसरा कोई ऑर्गेनल के अंदर भी। तो वो कौन से ऑर्गेनल हैं जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? तो वो ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये 2 ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मतलब एक अगर यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी है और एक ऑर्गेनल के अंदर भी है। Moreover, ribosomes are also present on the endoplasmic reticulum, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं
उसी की वजह से उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने 10th स्टैंडर्ड या प्रीवियस क्लासेस में प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है और उस पे राइबोसोम्स कैसे अटैच्ड होते हैं वो आपने देखा होगा। सो राइबोसोम्स आर नोन एज ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, मतलब साइटोप्लाज्म में तो है ही, मतलब सेल के अंदर तो है, पर एक ऐसा ऑर्गेनल जो कोई ऑर्गेनल के अंदर भी है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनल के अंदर भी दूसरा ऑर्गेनल, मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है और उस ऑर्गेनल को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल, मतलब a non-membrane bound organelle present in exclusively animal cells is which one? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो हम ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो आपको दो नाम याद आने चाहिए, एक होता है राइबोसोम्स और एक होता है सेंट्रियोल। पर अगर ऐसा पूछा जाए कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, तो क्या आएगा? सेंट्रियोल आएगा। और ऐसा पूछा जाए कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो क्या आएगा? राइबोसोम्स आएगा। दूसरी चीज, ऐसे अगर हम देखें तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर हैविंग वेरिएबल शेप्स, वेरिएबल साइजेस और उसके फंक्शंस भी अलग होते हैं, मतलब दे हैव डिफरेंट एक्टिविटीज। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक दुनिया का सबसे छोटा सेल है और माइकोप्लाज्मा की साइज हार्डली कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर इन इट्स लेंथ। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट सेल। फिर अगर बैक्टीरियल सेल्स देखे जाए तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर ह्यूमन आरबीसीज देखे जाए, रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स थोड़े साइज में बड़े हैं, इट इज नियरली 7 माइक्रोमीटर। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो दैट इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं वो सारे सेम साइज और शेप के नहीं होते। आरबीसी है तो वो दिखने में भी अलग है और उसका फंक्शन भी अलग है। उसकी जगह पे अगर हम नर्व सेल देखें तो नर्व सेल दिखने में भी अलग होता है और उसका फंक्शन भी अलग होता है। तो ये कहना चाहते हैं that there are different types of cells which differ in the shape, they differ in the size and they differ in their activities, मतलब function। सेल्स आर ऑल्सो वेरिंग इन देयर शेप्स, मतलब साइज तो अलग होते ही हैं, शेप्स भी वेरिएबल होते हैं। जैसे कि डिस्क लाइक, मतलब पूरा डिस्क जैसा फ्लैट सेल हो सकता है, या तो पॉलीगोनल सेल्स हो सकते हैं, कॉलमनार मतलब कॉलम लाइक लॉन्ग सेल्स हो सकते हैं, इरेग्युलर शेप्ड सेल्स हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग शेप्स भी पॉसिबल है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जो फंक्शन होगा उसके बेसिस पे शेप अलग होता है। जैसे कि नर्व सेल का काम होता है कंडक्टिंग द इम्पल्स, मतलब जो मैसेज होता है वो पास करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो उसके लिए नर्व सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्गेस्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सेल and you might imagine that they range even up to 30 centimeters in their length। तो नर्व सेल जो है उसका काम कंडक्शन है, इसीलिए वो इलोंगेटेड होते हैं। तो वैसे ही जिनका काम एब्जॉर्प्शन होता है वो सेल्स कहीं फ्लैट भी होते हैं। तो अलग अलग शेप ऑफ सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। हियर आई हैव ड्रॉन सम ऑफ द सेल्स विद देयर डिफरेंट शेप्स। तो सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल्स ड्रॉ किए हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में राउंड होते हैं, पर वो बाइकॉनकेव होते हैं, मतलब दोनों तरह से मतलब कॉनकेव हो गए हैं। मतलब ह्यूमंस में आरबीसीज बाइकॉनकेव होते हैं और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड शेप, मतलब इरेग्युलर सा शेप होता है डब्ल्यूबीसीज का।
फिर आ जाते हैं कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स? कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। और ये कॉलम जैसे लंबे सेल्स होते हैं और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम बेस पे लोकेटेड होता है। तो ये सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। कोलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एक प्लांट सेल ड्रॉ किया हुआ है जो है ट्रैकिड्स, और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम होता है उसमें ट्रैकिड्स सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एक नर्व सेल। तो नर्व सेल आप देख सकते हो कि वो एकदम ब्रांच्ड और लॉन्ग सेल है, क्योंकि नर्व सेल आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, तो उसका शेप थोड़ा इलोंगेटेड रहता है। फिर ये है मेसोफिल सेल्स जो लीफ में देखने को मिलते हैं, और ये सेल्स होते हैं राउंड या तो फिर ओवल, और इनमें पेरीफेरी में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स विद देयर शेप्स, and if we consider all the cells of our body, we can imagine that how variable they are. So it is important to remember that shape of the cell that depends upon the activity of the cell or the function of the cell.